उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। यहाँ की राजनीति और अपराध का जो रिश्ता है ना, वो बहुत गहरा और अक्सर खूनी रहा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कभी-कभी सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और कानून की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। तो इस पूरी कहानी को आखिर समझें कैसे? चलिए इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले अपराध की जड़ें क्या हैं, फिर देखेंगे एक गैंगस्टर कैसे राजनेता बनता है, उसके बाद डर का वो साम्राज्य कैसा था, फिर सरकार ने क्या पलटवार किया, और आखिर में इंसाफ, खौफ और कुछ अधूरे सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जिसने उत्तर प्रदेश को संगठित अपराध के लिए आप कह सकते हैं एक उपजाऊ जमीन बना दिया। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। ये असल में सामाजिक और आर्थिक कारणों का एक मिला जुला तूफान है जो शक्तिशाली क्रिमिनल नेटवर्क्स के लिए एक जमीन तैयार करता है। सोचिए, जब रोजगार नहीं होता और सिस्टम से भरोसा उठ जाता है तो कुछ लोगों के लिए अपराध ही आगे बढ़ने का एक रास्ता बन जाता है। अच्छा, यहाँ के कानूनी माहौल को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, गुंडा। ये सिर्फ एक गाली नहीं है, बल्कि इसकी एक कानूनी परिभाषा भी है। और इसी परिभाषा के आधार पर सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की खास शक्तियां मिलती हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो समाज के लिए खतरा हैं। अब चलिए एक ऐसे चेहरे पर फोकस करते हैं जो इस पूरी व्यवस्था का आप कह सकते हैं प्रतीक बन गया, अतीक अहमद। उसकी कहानी गैंगस्टर से राजनेता बनने के उस काले सफर को दिखाती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये अतीक के 4 दशकों के नाटकीय सफर को दिखाती है, एक मामूली अपराधी से लेकर संसद के गलियारों तक और फिर एक हिंसक अंत तक। उसका उदय ये दिखाता है कि कैसे अपराध की दुनिया का एक आदमी राजनीति में आकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है। और हाँ, जेल की सलाखों के पीछे से भी अतीक अहमद ने न सिर्फ अपना दबदबा बनाए रखा, बल्कि डर और हिंसा पर आधारित एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर भी चलाया। उसके ऑपरेशन का पैमाना तो बस चौंकाने वाला था। अंदाजा है कि उसका जो फाइनेंशियल एम्पायर था वो 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो कानून के समानांतर एक अपनी ही व्यवस्था चला रही थी। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी दौलत को संभाला कैसे जाता था? इसके लिए शेल कंपनियों यानी सिर्फ कागजों पर बनी कंपनियां, प्रॉक्सी खाते मतलब किसी और के नाम पर चल रहे अकाउंट्स, और जाहिर है बाहुबल का एक पूरा जाल बिछाया गया था। ये नेटवर्क इतना बड़ा था कि इसे भेदना लगभग नामुमकिन लगता था। पुलिस की चार्जशीट की माने तो उसका नेटवर्क सिर्फ संगठित अपराध तक ही सीमित नहीं था। आरोप ये थे कि उसके तार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके थे, जिसमें पाकिस्तान की ISI और लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों के आरोप भी शामिल थे। लेकिन सालों की इस बेरोक-टोक सत्ता के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने इन क्रिमिनल नेटवर्क्स को निशाना बनाते हुए एक जबरदस्त कार्रवाई शुरू की। और इस लड़ाई में सरकार के पास 2 मुख्य हथियार थे। एक था गुंडा एक्ट, जो किसी को अपराध करने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है, और दूसरा था गैंगस्टर एक्ट, जो संगठित गिरोहों को सजा देता है और सबसे जरूरी उनकी अवैध कमाई को जब्त करता है ताकि उनकी कमर तोड़ी जा सके। अच्छा, तो ये गैंगस्टर एक्ट असल में काम कैसे करता है? देखिए, पुलिस को एक बेनामी संपत्ति मिलती है, मतलब किसी और के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी। फिर जांच होती है और कोर्ट के आदेश से उस संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। ये सरकार को किसी अपराधी की फाइनेंशियल कमर को एक-एक करके तोड़ने की ताकत देता है। और इस कार्रवाई का पैमाना बहुत बड़ा रहा है। सोचिए जरा, सिर्फ साल 2021 में गुंडा एक्ट के तहत 31,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की गई। यह आंकड़ा दिखाता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कितनी आक्रामक थी। तो अपराध के खिलाफ इस जंग के नतीजे क्या हुए? इसने अपने पीछे इंसाफ की एक उम्मीद और गहरे बसे डर, दोनों की एक मिली-जुली विरासत छोड़ी है। लेकिन उमेश पाल जैसे पीड़ित परिवारों के लिए ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक मुख्य आरोपी फरार हैं, तब तक डर का माहौल बना हुआ है और इंसाफ अधूरा लगता है। उनकी आवाज हमें याद दिलाती है कि एक गैंगस्टर का खत्म होना कहानी का अंत नहीं होता। पर ये कानून जितने शक्तिशाली हैं, उतने ही विवादास्पद भी हैं। आलोचकों और यहां तक कि अदालतों ने भी इनके गलत इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर तब जब इनका इस्तेमाल पत्रकारों और एक्टिविस्ट के खिलाफ हुआ, जो इसे असहमति की आवाज को दबाने का एक तरीका बताते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब कोई राज्य संगठित अपराध से लड़ने के लिए ऐसी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तो वो व्यवस्था बनाने और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच का नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखता है?
इस सवाल का जवाब आज भी खोजा जा रहा है।